ये बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन सी व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो ये भी अभी हमने बता दिया है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये हमारे क्या लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप देखिए एक और प्रश्न आ गया कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये 1 मई को जो दिवस मनाया जाता है यह है विश्व श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर, इसको आप विश्व मजदूर दिवस भी कहते हैं, ठीक है। कि 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला दीजिए, हिंदी दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये है 14 सितंबर, बिल्कुल सही, 14 सितंबर, ठीक है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद करोगे तो उत्तर बिल्कुल सही आएगा। 14 है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, तो वो होगा, उसके लिए भी आपको याद होना चाहिए, कहीं पे नोट कर लो। हो सकता है कि हिंदी दिवस के बदले उसने आपसे पूछ लिया विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह आपके लिए मैंने इसलिए रख दिया है कि कभी आप केवल हिंदी दिवस को ही याद करें, विश्व हिंदी दिवस। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात होगी तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 26 इंडिका के रचनाकार कौन है। ये एक पुस्तक है इंडिका, और इसके रचनाकार कौन है। और शायद हाँ बिल्कुल, मयंक नेगी ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। मेगास्थनीज के रचनाकार मेगास्थनीज हैं। चलिए अगला और देखिएगा, बताइए मुझे कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल मयंक नेगी, और सबको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और हम बच्चों देखिए आपके लिए टाइम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, और चिदम्बरा किसकी रचना है। चिदम्बरा ये है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इन चिदम्बरा बहुत प्रसिद्ध, इसी के लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, किताबों से संबंधित किताब और उसके रचनाकार, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है, आप सभी याद कर लें। देखिए कुछ पुस्तकें हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता किनकी प्रमुख रचना है, तो ये है महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कौन सा है, व्यास, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा लिखने में गलती, तो महर्षि वेद व्यास श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता हैं, इन्होंने इसकी रचना की है। और अगर महाभारत पूछा जाता है वो भी महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर रामचरितमानस तो तुलसीदास, रामायण की बात होती है तो रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। तो ये जो महत्वपूर्ण किताबें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा बच्चों, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी। अगला है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कि कबड्डी में
7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है। अगर वहां ये पूछे कि कबड्डी खेल में दोनों टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तब तो भाई 7 दूनी 14। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। दोनों टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको मालूम है कितने होंगे भाई, 11 दूनी 22। अगर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 तो प्लेयर आपके खेलने वाले वैसे हो गए जो फील्डिंग करते हैं, और दो बैट्समैन होते हैं। वाला प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि ओलंपिक खेल, इसका तो उत्तर के लिए प्रतीक्षा मैं आपकी करूंगा कि आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। विजय मेहरा, मयंक नेगी, मनन शर्मा, दीपांशु का उत्तर मेरे को पहली बार दिखाई दे रहा है। और इतनी बात देखिए, सुन लीजिएगा कि जो बच्चा समय से जुड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होगा। आपको मालूम है कि ठीक 7:20 पर हमारी कक्षा शुरू हो जाती है, तो अगर आप लेट जुड़े तो उसका जो नुकसान हुआ वो स्वयं आपको हुआ। हो सकता है कि जब मैं इनको बता रहा था तो हो सकता है उस समय आपके दिमाग में वो प्रश्न आ जाता, ठीक है। लेकिन जब आप सुनोगे भी नहीं सुनोगे, कह नहीं सकता, क्योंकि जितने व्यस्त हम चल रहे हैं तो हमसे ज़्यादा व्यस्त आप चल रहे होंगे। आपको क्या पता, पढ़ने का टाइम कम मिल रहा होगा, घर में फ़ोन, अब एक चीज़ तो फ़ोन में होती है, फ़ोन उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा। कई चीज़ें हैं, कभी आपका भाई देखता होगा, कभी मम्मी, कभी पापा। तो बच्चों, इसलिए समय का ध्यान रखो। समय का ध्यान आपको क्या, आपके पेरेंट्स को आपका ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इस कक्षा में समय से जोड़ना है। और इस कक्षा को चलाने का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी कमी में, आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह सके। तो ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तो मुझे कई बच्चों के इसमें सही उत्तर दिखाई दे रहे थे कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, ये रख लीजिएगा और दिमाग में आता ही आता है प्रश्न कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये भी हमने ओलंपिक से ही संबंधित लिया है कि ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले होते हैं। आपने ये छल्ले देखे होंगे, 1 2 3 ऐसे छल्ले अगर आपने देखा होगा, तो ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले होते हैं या कितने रिंग होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, बिल्कुल अधिकांश बच्चे हमारे लिख रहे हैं 5। तो ये तो बिल्कुल सत्य है और समझ चुका हूं मैं कि 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग होते हैं, और 5 रिंग हमारे 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 5 महाद्वीपों का। अगर ये भी हो सकता है, कभी प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा कि ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग किसके प्रतीक हैं। 5 रिंग किसके प्रतीक हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओलंपिक के झंडे में जो 5 रिंग होते हैं वह हमारे 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, कलर। देखिए, इसमें 5 कलर होते हैं, ठीक है। 5 कलर होते हैं। एक कलर होता है इसमें नीला, ठीक है। एक कलर क्या होता है, नीला होता है, नीला रंग का छल्ला होता है। एक होता है इसमें पीला, ठीक है। एक इसमें होता है काला, और एक इसमें होता है हरा, और एक इसमें होता है लाल। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 रिंग, 5 छल्ले हमारे हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के झंडे में कौन कौन से रंग हो सकते हैं। विकल्प दिया जा सकता है, नीला, पीला, सफेद। तो आपको मालूम है सफेद इसमें नहीं है, कौन सा भिन्न है, ठीक है।
तो जानकारी होनी चाहिए कि ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग होते हैं, ये हमारे 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 5 रिंगों के जो प्रतीक हैं, कलर हैं, वो नीला, पीला, हरा, लाल, काला, लाल, ये हमारे 5 रंग आपके सामने मैंने दिखाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बच्चों देख लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि लीप वर्ष किसे कहते, ये लिख दिया है, लीप वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, और कम से कम कई बार हमने ये बता दिया। और आप भी बड़े, आप क्या सभी बड़े ध्यान से इसको सुनते भी हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है तो वह इसको गड़बड़ कर देते हैं। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? सबसे पहले लीप वर्ष की जो विशेषता है, इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। दूसरा कि जिस वर्ष में, जैसे 2020, इसमें यदि 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है, देखो देख लीजिएगा आप, 4 पंजे 20, 2 में नहीं जाता, तो फिर 4 पंजे 20 पूरा विभाजित हो रहा है। सर्दी भी लग गई। तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। अगर मैं लिख देता हूं 2023 हमारा चल रहा है, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, 4 पंजे 20, 2 4 जीरो की 0, अब हो गया 23, और पूरा भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, पूरा नहीं जा रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। कहीं कहीं पे आपको 4 उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें हमने कहा 2018, ठीक है, 2019, 2020 और 2021 कौन सा लीप वर्ष है, तो आपने केवल 4 का भाग देना है और जो 4 से पूरा जाता है वो। अब अगला ये भी पूछ लिया जाता है कि 29 दिन कौन सी फरवरी में, कौन सी फरवरी को 29 दिन जो फरवरी का होता है, फरवरी 29 दिन की कौन से वर्ष में आई। ठीक है, हाँ, एक में मनन शर्मा ने भी दी दिया कि शताब्दी वर्षों में 400 का भाग जाता है, ये भी बिल्कुल इसका जानने का सही तरीका है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है ये भी। जैसे 1600, अगर हम ये आ जाएगा, कोई ऐसा आ जाता है 1600, इसमें 400 का भाग पूरा जाता है, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। दोनों तरीके से वो आएगा। तो ठीक है बच्चों, लीप वर्ष आप समझ गए कि इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। फरवरी केवल लीप वर्ष में ही 29 दिन की होती है, और वैसे होती है 28 दिन की। अगर आपसे पूछा 2018 में फरवरी कौन सी कितने दिन की होगी, तो आपका उत्तर होगा 28, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर आपसे पूछा कि 2025 में 2024 में फरवरी कितने दिन की होगी, तो इसमें आप 4 का भाग जा रहा है, तो आप लिखेंगे 29 दिन की होगी। चलिए, बहुत बता दिया मैंने लीप वर्ष के बारे में। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं भाई? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 अंश, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा, उसे हम एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहेंगे। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होगा, उन्हें हम समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं कोण के बारे में। आप सुन कि न्यून कोण, जिन कोणों का योग 90 से कम होता है, यानी 0 से 90 89 तक होगा, उसे न्यून कोण कहेंगे। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 अंश से अधिक 180 अंश के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे, और 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, वृत्त कहेंगे, जो कि 190 से और 360 से कम हो, उसे वृत्त कोण कहेंगे। और जिस कोण को का मान 360 होता है, उसे हम पूर्ण यानी कि कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, और 0 एंगल के कोण यदि आपसे पूछा है, तो उसे शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, और कोटि पूरक या पूरक या अनपूरक या लंब पूरक,
ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम कोटि पूरक, पूरक, अनुपूरक कह लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 45 अंश का कोटि पूरक कोण कौन सा होगा, तो 90 में से आप 45 को घटा दीजिए तो 45 अंश का होगा, पहली बात। दूसरा है संपूरक कोण या परिकोण कोण किसे कहते हैं भाई? संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है।